सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हैं। आज रमज़ान का पहला जुम्मा और मुझे लगा कि शायद आज आप कलफ वाले शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में आएंगे, लेकिन हैप्पी टू रिपोर्ट कि आप वलीमा मोड में हैं सर। बिल्कुल। और आप इस शो के फ़ौरन बाद खबरें पढ़ सकते हैं। सर बिल्कुल सर, मैं पढ़ सकता हूँ। सर वो आपको पता है सर कि हर बंदे को एक सेकंड ऑप्शन रखनी चाहिए, समथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो सर मैं उसी की समझिए आप तैयारी कर रहा हूँ। बट सर देखें, जो कलफ वाला शलवार कमीज़ है ना सर, उसकी ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस निकल आती हैं। उनमें से मेरे नज़दीक एक जो है शो की होस्टिंग नहीं है, मतलब क्योंकि उसमें ना वो आप थोड़ा कैश में चले जाते हैं, कैजुअल में। उसके बाद आप सीधा MNA बनने की ख्वाहिश जाग ये देखिए ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो रूम मैं तब प्ले रखूँ जब वो उस जगह हम जाएंगे। बट सर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सर पिछले हफ्ते, और हम सबसे जो ज़रूरी खबर पिछले हफ्ते की थी, आपको पता है फ्राइडे का हमारा यूजुअली एक राउंड अप सा भी होता है, तो हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को समेटें। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट एड्रेस टू कांग्रेस थी, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें से एक बात जो बहुत पाकिस्तान स्पेसिफ़िक थी और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ जिक्र भी किया बल्कि बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, वो रिगार्डिंग थी 2021 की जो एबी गेट बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान में, जिसके अंदर 13 US सर्विस ऑफिशियल्स जो थे वो जहाँ बाग हुए थे और 170 अफगान सिविलियंस अपनी जान खो बैठे थे। बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था। और उसके बाद से जो मोहम्मद शरीफुल्लाह, जो IS के, इस्लामिक स्टेट के जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इसकी, ये मास्टरमाइंड उसके थे, और ये CIA की और US गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी थे हिट लिस्ट के ऊपर, वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़, और जिसको बड़ी देर से ढूंढ रहे थे। तो इसकी जो सारी कार्रवाई है वो फिर CIA और हमारी इंटेलिजेंस ISI जो है, उन्होंने मिल के इसके अंदर एक जॉइंट एफर्ट के थ्रू इनको एप्रीहेंड किया। और अब ये US जो हैं पहुंच गए हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ही अपना जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा स्विफ्ट जो सॉर्ड ऑफ जस्टिस है इन पे अप्लाई होगी। तो जाहिर है सर, जब US नेशनल की बात आ जाए तो अमेरिका जो है फिर कभी भी इस चीज़ को छोड़ता नहीं है किसी को। तो अगेन, लेकिन ये तो अपनी तरफ बात हुई है, पाकिस्तान क्यों इसमें रेलेवेंट हो जाता है, ये हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी डोमेस्टिक जो सियासत है उसके लिए भी बड़ा एक बयान है, ना सिर्फ हुकूमत वक्त के लिए बल्कि अपोजिशन के लिए भी, ये भी हम बात करेंगे आज। उसके साथ साथ कि अब जो US पाकिस्तान रिलेशंस हैं उनके अंदर आया क्या नया रुख इख्तियार हुआ है, क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, उनकी जो डिप्लोमेटिक लाइंस हैं वो अब बहाल हो गई हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। एक तो हम ये खबर करेंगे, और इसके बाद एक और ख़बर जो इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती है बट अभी तक किया नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही मुबारक हो मेरे ख़्याल में तमाम कौम को कि उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि एक तशवीश सी थी कि ट्रंप साहब की अगर हुकूमत आएगी तो यहाँ तो वो हमारे हक़ में नहीं होगी, और या फिर वो बिल्कुल ही मुंह मोड़ लेंगे। अच्छा, आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें हमें सूट नहीं करती। तीसरी चीज़ ये है कि एक ये भी ख़दशा हमेशा रहता है कि अगर अमेरिका हमारे से कोई बातें मनवाना चाहेगा या उनकी कोई हमारे से ख्वाहिशात होंगी, तो उसमें शायद खुदा ना खास्ता हमें कोई पोजीशनिंग ऐसी करनी पड़े अपनी कि हमें ईरान के साथ मामलात को, ताल्लुकात को ज़रा रिविज़िट करना पड़े, या खुदा ना खास्ता चाइना के साथ ताल्लुकात को रिविज़िट करना पड़े। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जहाँ तक बात है वॉर ऑन टेरर में सपोर्ट की, तो वो तो हम वैसे ही 24 साल से उनके पार्टनर हैं इस चीज़ में। तो और वो तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है ना कि जिससे पूरी दुनिया जो है असरअंदाज उस पर हो रही है और बुरे तरीके से हो रही है, और उसमें अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि सारी दुनिया ही इस चीज़ में हमारे साथ है। इसमें तो चाइना भी हमारे साथ है, तो इसमें ईरान भी हमारे साथ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई है और मेरे ख्याल में इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। एक और इसमें चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि मैं ट्विटर पर देख रहा था, कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने एक गिला किया कि जी ये बात हमें, मतलब पाकिस्तान ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और ये बात हमें बाहर से पता लग रही है, ये तो हमें पहले बताई जानी चाहिए थी। देखिए, वो नहीं बताई जा सकती थी, ये इतनी बड़ी खबर थी कि ट्रंप्स, मतलब वहाँ पे कौन सा CNN ने ब्रेक कर दी या फॉक्स ने ब्रेक कर दी, किसी ने भी ब्रेक नहीं की। तो इस जो कांग्रेस से एड्रेस था उसमें पता चली। बिल्कुल। सो बात वही है कि अगर उनको दे भी दी गई थी
तो ट्रंप साहब ने इंश्योर किया कि सबसे पहले वो उसको अपने खिताब में एक विक्ट्री लैप लेना चाहते हैं कि देखिए उनके दौरे हुकूमत में ये हुआ है। उसके बाद फिर न्यूज़ आउटलेट्स के पास ये चीज़ गई और उन्होंने उसके बाद उसको किया। बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है ये थोड़ा सा एक मसला रहता है कि जी हम सहाफ़ियों को, न्यूज़ आउटलेट्स को इन कॉन्फिडेंस तो ले लें, लेकिन ये इतनी नाजुक चीज़ है, अगर पहले चली गई तो उसके बाद ट्रंप साहब जो कि इसको खुद ब्रेक करना चाहते हैं उनका क्या बनेगा। सो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के मामलात में सीक्रेसी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। दूसरा इसके अंदर सर ये भी एक फैक्टर आता है कि देखें हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ में स्ट्रॉन्गेस्ट जो पीटीआई है, पीटीआई ने जब से इलेक्शंस ख़त्म हुए 1 साल से, और जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब एक फ्रंट रनर नज़र आ रहे थे इलेक्शंस में, तो अपने इंटरनेशनल जो इनके मेंबर्स हैं या इंटरनेशनल जो इनको फ़ंड करते हैं तहरीक इंसाफ को, या इंटरनेशनली इनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके थ्रू बहुत लॉबिंग की यूएस कांग्रेसमैन को और बहुत सारे लोगों को, जिसके अंदर रिचर्ड ग्रनेल जो हैं एक नाम बड़ा वाजे हुआ, और उनकी तो अपने ट्विटर पेज से काफ़ी इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट्स भी हुई। अच्छा, अब ये डेट्रीमेंटल है पीटीआई के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी बात जो है उस नौयत की नहीं की, ना ही कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कभी भी वो इतने पब्लिक फोरम पे ये बात करेंगे। ये तो बिहाइंड क्लोज डोर, क्लोज चैनल किस्म की बात होनी थी, अगर तो होनी थी, अभी तक तो नहीं हुई। और उसके साथ साथ सर उन्होंने क्योंकि ये पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जाहिर है वो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत और सबको जो इदारे हैं उनको कह रहे थे कि थैंक यू, ना कि वो किसी एक स्पेसिफिक शख्स को कह रहे थे। तो ये बात सियासी तौर पे भी अब ये माइलेज क्रिएट करेगी इस वक्त हुकूमत के लिए डेफिनेटली, और वो इसको यूज़ भी करेंगे जो कि करना चाहिए। और आई थिंक अगर आप इसको प्योरली पाकिस्तानी सियासत की हद तक अगर डिस्कस करें तो पीटीआई के लिए एक लॉस है, क्योंकि वो बहुत बैंक कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि देखिए जी कि ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई जो है खान साहब वो बाहर भी आएंगे और सब कुछ होगा और चीज़ें चेंज होंगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए बुनियादी बात यह है कि ट्रंप साहब जो हैं वो उनकी ज़ाती पसंद नापसंद, दोस्तियाँ दुश्मनियाँ एक तरफ, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, उनकी पहली जो प्रायोरिटी है वो करना है जो अमेरिका के लिए अच्छा है। अच्छा, अगेन जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं या उसमें खान साहब को कोई उनका सपोर्ट करना है, वो तब करें ना कि जब हमसे जो वो पार्टनरशिप चाहते हैं वो हम नहीं करके दे रहे। हुकूमत अगर किसी बात पे उनको ना करे तो फिर तो समझ आती है कि वो कहे कि जी हम फिर ऐसा करते हैं कि अपोजिशन के पास जाते हैं। जब हुकूमत के साथ फ़िलहाल अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ऐसी कोई उन्होंने खुदा ना खास्ता डिमांड ही नहीं डाली कि हमने किसी और मुल्क से अपनी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़े, तो अभी ऐसा कोई ख़दशा है नहीं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि ख़दशा ये वाला जो है ना मज़ीद कम क्यों होता जा रहा है। देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद से, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से और 2 के बाद से 2 चीज़ें थी जो कि अमेरिका ने इंश्योर की थी। एक ये कि जी एक नेटो ट्रूप्स बनेंगे, यानी कि जो आपका यूरोप है उसमें जर्मनी को दोबारा से जो कहते हैं अस्करी मामलात में लीड करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका मुआवनत करेगा उनको, वो अपना जो है पीछे रहें जो यूरोपियन ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जर्मनी। इसी तरह जापान जो है, अगेन उनकी भी फ़ौज तो है, जर्मनी की भी है, लेकिन जापान को भी कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका ही उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। अब मामलात ये हो गए हैं पहली दफ़ा कि अमेरिका जो है वो नेटो से भी पीछे हट रहा है। वो जापान को भी कह रहा है कि जी ये तो बड़ी वन वे किस्म की चीज़ हो रही है। अब हालांकि चलें जापान एक ऐसी जगह पे प्लेस्ड है जो कि चाइना के साथ है, अमेरिका के कुछ जो हैं वो मामलात हैं क्योंकि चाइना के साथ उनका एक आपको पता है चल रही है, लेकिन यूरोप से तो अपना वो हाथ पीछे हटाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यूक्रेन में भी कह दिया है कि जी अब तो सुलह होगी। तो बात ये है कि जब वो यूरोप और जापान से पीछे हट रहे हैं तो इस वक्त वो पाकिस्तान में इतनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्यों करेंगे कि जी इसको निकालो उसको रखो। मतलब आप समझ रहे हैं कि इतनी करीब से वो रखना चाहिए। एग्जैक्टली। और अब उनकी पॉलिसी ही है अमेरिका की, ख़ास तौर पे ट्रंप साहब के आने के बाद, कि जी हम बस देखेंगे कि हमारे लिए क्या ठीक है। अगर किसी मुल्क से हमारे ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं तो हमें अब इसकी परवाह नहीं है कि वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी की जो रिवायत है वो कायम है या नहीं, या उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं। हाँ सर बिल्कुल। ये एक आपको देखें, ये तो वन ऑफ द थिंग्स है जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही
कर दी इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में, बहुत सारी चीज़ें, सारी तो हम कवर भी नहीं कर सकते, बट ये डेफिनेटली। उसके साथ साथ सर उस आर्टिकल का भी वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो ज़हर यूनुस साहब ने हमारे शो पे भी आए हैं कई दफ़ा, कि उनकी एक जो प्रोडिक्शन है, या उनके ख्याल में, उन्होंने एक निजी अखबार में ये मजमून उनका शाया होता, जिसमें उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ऑफ़र कर सकता है US को, जिसके अंदर एक तो हमारी मिनरल रिजर्व्स हैं, उसके अलावा उन्होंने आई थिंक कहा था कि हमारा जो IT सेक्टर है वो था, और तीसरा सर हमारा टेलीकम्युनिकेशन। तो सर देखिए तीनों चीज़ें जो हैं अब उनके नज़रिए में ये सारी वो सेक्टर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे US जो है हमसे कोई ना कोई लिएज कर सकता है, कोई ना कोई फ़ायदा ले सकता है। अब मिनरल्स का तो खैर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसकी तो ज़ाहिर एक्सप्लोरेशन होगी और फिर उसमें टाइम लगता है, बट टेक और टेलीकम्युनिकेशंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आज के दिन कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद स्टारलिंक, स्टार्टिंग विद एक्स। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद किया, उन्होंने थैंक यू जो किया डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने का पाकिस्तान का अपनी स्पीच के अंदर, वो भी ट्विटर के थ्रू किया, एक्स के थ्रू किया। एग्जैक्टली और फिर उसमें आप ये भी देखें ना कि अब US ने जो एड बंद की है, अब वो मैंने काफ़ी इकोनॉमिस्ट से पूछा कि ये जो पैसे बचेंगे अमेरिका के, ये क्या बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट होगी, इसके बाद अमेरिका जो है उसको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर वो क्यों ये बंद कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये अगेन एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हम जिस तरह से पहले मुदाखलत करते थे ममालिक की सियासत के अंदर, हम ये इंटरेस्ट शो करते थे कि जिस तरह से अमेरिका चलता है, लिबरल वैल्यूज़ का, डेमोक्रेसी का ख्याल रखा जाता है, वहाँ उसी तरह बाकी ममालिक भी इस चीज़ का ख्याल रखें। अब उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अब वो कहते हैं आपको जैसे मुल्क बेहतर लगता है आप चला लो, एज लॉन्ग एज हमारे ताल्लुकात आपस में ठीक हैं तो ठीक है। और हमें को आपसे कुछ चीज़ चाहिए होगी तो हम आपसे डिप्लोमेटिक मीन्स के थ्रू उसकी गुफ्तगू करेंगे और फिर उसके अंदर कोई मुआहदा हो जाएगा, कुछ चीज़ हो जाएगी। चले, ये तो सर अच्छी बात होगी सारी। अच्छा, दूसरी खबर पे आ जाते हैं सर, जो कि आज के दिन ही मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी, कि बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बहुत बड़ा रनिंग पॉइंट भी था, उनके मैंडेट का हिस्सा था, मंशूर का हिस्सा था, वो ये था कि आपकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ की थी और इसको लफ्ज़ दे दिया गया था कि मुस्लिम बैन। अलबत्ता वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने आके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था कि हमारी नेशनल कोर वैल्यूज़ की ये अगेंस्ट है। अब जब उनकी सेकंड नॉन कंसेक्यूटिव टर्म आई है तो उन्होंने इस चीज़ को फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो वो किस तरह से कर रहे हैं कि बेसिकली ट्रैवल और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो चंद ममालिक, जिसके अंदर फ़िलहाल अफ़गानिस्तान डेफिनेटली है, पाकिस्तान शायद है। अभी तक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के मुताबिक हमें कोई इस किस्म की फॉर्मल इंडिकेशन नहीं आया। इसकी जो डेट है जो उन्होंने कहा जो हम अनाउंस करेंगे वो मार्च के एंड में, 20-21 मार्च के आसपास ही करेंगे। तो सर इसके अंदर ये भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ज़रा डेट्रीमेंटल हो सकती हैं। अलबत्ता इसके ऊपर सर अभी से जो अमेरिका के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो बताता चलूँ कि जो काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस है, एक सिविल राइट्स मूवमेंट है वहाँ के जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं उनके लिए, तो उन्होंने कह दिया जी कि अब से आपने कंट्री से बाहर ट्रैवल नहीं करना। वो शख्स जो कि एक परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर है, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर वीज़ा पे हैं, लीगल इमिग्रेंट्स, उनको उन्होंने कहा है कि आपने 30 डेज़ तक आपने मुल्क को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी री एंट्री जो है वो शायद अंडर क्वेश्चन हो जाए इस ऑर्डर के बाद। तो इसके अंदर से जो मुल्क हैं अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, लिबिया, पैलेस्टाइन, गाज़ा, पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेड है, सूडान, सीरिया और कोई भी और मुल्क जिनका उनका दिल करे उसको बीच में डाल सकते हैं। देखिए बात वही है कि इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक तो नहीं है ना, सो अगेन उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा जी कि हमारा मतलब मुस्लिम ममालिक से नहीं है, ये हम उन कंट्रीज़ को करेंगे जहां पर ड्यू डिलिजेंस ठीक नहीं होती, वीज़ा पॉलिसी को लेकर। अच्छा, अब अल्लाह करे कि ऐसा पाकिस्तान का नाम इसमें ना आए, और देखें पाकिस्तान इसके लिए मेहनत कर रहा है, और हमने ख़ुद पिछले हफ्ते ख़बर की थी इसी के पाकिस्तान अब जो पुलिस रिपोर्ट बनाएगा उसमें ये भी लिखेगा कि अगर किसी पे केस हुआ था और ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म किस वजह से हुआ। तो इसी तरह से अगर हमारी ड्यू डिलिजेंस बेहतर हो जाएगी तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं आएगा, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नाम आ भी गया तो अगर हम साबित करेंगे कि हमारी ड्यू डिलिजेंस बेहतर हो रही है, हमारी पुलिस रिपोर्टिंग बेहतर हो रही है, हम बहुत इफ़ेक्टिवली वॉर ऑन टेरर में उनके पार्टनर हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नाम शायद हट भी जाएगा। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इन तमाम फ्रंट्स पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, काम करें। और देखिए सर, इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि
हमारे अगर पाकिस्तानी भाई बहन बाहर जाते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वही जाएं जो कि अच्छे लोग हैं, अच्छी नीयत से जा रहे हैं, काबिल हैं, ताकि जब वो वहाँ जाकर अच्छा काम करें तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े, पाकिस्तान की अहमियत उनको नज़र आए, पाकिस्तान का एक गुड इमेज पोर्ट्रे हो, ताकि फिर ज़्यादा यहाँ से वीज़ाज़ खुलें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। अगेन यहाँ से एक बुरा शख्स भी अगर जाता है बाहर तो उसकी वजह से तमाम पाकिस्तानियों का इमेज ख़राब होता है सर, बिल्कुल। और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। वैसे सर मुझे लगता है जो चीज़ें मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, एक तो ये जो हमने पहली खबर की थी जो कांग्रेस में रहता है पाकिस्तान का जिक्र हो, वो एक मुस्बत चीज़ है। दूसरा, रिसेंटली वीज़ा प्रोसेस जो है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी अब सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ना सिर्फ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया बल्कि उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया। अब आप उस पर वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको डेट्स भी, मसला पड़ा हुआ था, डेट नहीं मिलती थी, तो पीछे पीछे ये चीज़ें भी हो रही हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान का नाम ना आए। अलबत्ता अफ़गानिस्तान की हद तक जो रीसेटल्ड अफ़गानीज़ हैं, ये बेसिकली सर वो लोग हैं जो कि 20 ईयर जो वॉर चली अफ़गानिस्तान में, जिसके अंदर उन्होंने US आर्मी को लोकल अफ़गानीज़ ने सपोर्ट किया, उनको रीसेटल करने का एक प्रोग्राम था, जिनके अंदर काफ़ी हज़ारों की तादाद में अफ़गानीज़ इस वक्त रह रहे हैं अमेरिका में। वो इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी एट रिस्क हैं, क्योंकि अगर वो वापस जाते हैं तो वो तो वहाँ पे तालिबान के लिए एक टारगेट हैं, क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी US की। तो ये भी एक डेंजरस मामला है। तो सर जाए अब उनकी अगर आप देख लें जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, मतलब वो जो किसी और दिन हम जो टैरिफ्स लगा रहे हैं वो तो किसी और दिन बात करेंगे ट्रेड के ऊपर, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसके ऊपर बहुत सख्ती जो है वो होने को जा रही है। मतलब ये कुछ छोटी बात नहीं है कि वहाँ पे एक इतनी बड़ी जो इस्लामिक रिलेशंस का जो एक काउंसिल है उन्होंने कह ही दिया है कि आप यहाँ पे रहें। अलबत्ता ये अगेन डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक स्टाइल है इस तरह का कि वो जो हार्ड डिसीजंस होते हैं उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है फैसले लेना। वो पहले कहते हैं कि जी पहले हम फैसला करेंगे, जो उसका आफ्टर मैथ है उसको हम बाद में डील करेंगे। ये उनका स्टाइल है। ये बहुत कम US प्रेसिडेंट्स हमने देखे, जो बाइडेन तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ यहाँ पे भी कुछ लोग बहुत घबराए हुए हैं जिनको नया नया ग्रीन कार्ड मिला है, लेकिन अभी वो अमेरिका में रहते नहीं है, वो रहे यहीं पे रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ग्रीन कार्ड वालों को तो तंग नहीं किया जाएगा, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि जिस तरह से अभी वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका जिस तेज़ी से निकाल रहा है, तो अगेन उनको लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो लीगली जो इमिग्रेट हुए हैं या होना चाह रहे हैं उनकी राह में ज़्यादा रुकावट नहीं होगी। अभी देखें कि सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स वो हैं मैक्सिकन्स और इंडियंस। तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, वो अब तकरीबन 1 लाख कहा जाता है कि 1 लाख इलीगल इमिग्रेंट पाकिस्तानी भी वहाँ पे है, लेकिन ये नंबर बहुत छोटा है। जो बड़े नंबर हैं उनको पहले निकाला जा रहा है। तो जब वो निकालेंगे उनको, तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी तो एक वहाँ पे स्पेस बनेगी ना, तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो अगेन मेरे ख्याल में जो लीगल लोग हैं उनको शायद इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सर, अगेन देखेंगे इस सारी चीज़ को कि आगे से इसके अंदर क्या होता है। और ऑब्वियसली हम ये भी मॉनिटर करते रहेंगे कि पाकिस्तान आया इन जो ममालिक हैं जिनका जिक्र किया गया है उसके अंदर पाकिस्तान किस तरफ आता है और एग्जैक्टली हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है। बट अगेन जो पहली खबर थी वो बहुत मुस्बत है। उसके अंदर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं अगर तो वो कायम रहते हैं और अच्छे रहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। बहरहाल सर यहाँ पर जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है क्रिकेटिंग सीज़न है और पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चैम्पियंस ट्रॉफी रही। हम डिफेंडिंग चैम्पियंस थे, बट अब कोई और मुल्क चैम्पियंस ट्रॉफी उठाएगा। 2025 की इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो अब संडे को है, वो भी हम केयरफुली देखेंगे। है दुबई में। एक तो ये थी ज़रा हमारे लिए चीज़ कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है अपना मैच जीत जाता तो ट्रॉफी का फ़ाइनल जो है वो पाकिस्तान में होता। अलबत्ता ये डबल एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान ने फेस की कि एक तो हम पहले राउंड में ही आउट हो गए, और ना सिर्फ ये बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी भी नहीं, फ़ाइनल जो है वो होगा दुबई में। काफ़ी तनकीद सर इंडिया पे भी इस चीज़ पे हो रही है, ख़ास तौर पे जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर जिक्र किया है कि पैट कमिंस ने कि जी आप जो हैं अपनी मर्ज़ी की जगह पे
नहीं खेल सकते, ये स्पिरिट ऑफ द गेम के ख़िलाफ़ है और उन्होंने तनकीद की। अब तो न्यूजीलैंड कैप्टन ने भी कह दिया, न्यूजीलैंड कैप्टन ने भी कह दिया, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी होती हैं। उसके अलावा सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जी कि इंडिया को इतनी बड़ी टीम तो नहीं है, आप 10-10 मैच करा लें, 10 टेस्ट, 10 वनडे और 10 T20, तो वो 30 मैच की सीरीज़ कह रहे हैं सकलैन साहब करने को। मेरे ख्याल में आज तक नहीं हुई, ना कभी होगी, बट उनका बेसिकली मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान इज़ अ बेटर टीम दैन इंडिया अगर सर्कमस्टांसेस जो हैं वो सेम हों। तो एक ये उनका बयान है। सर इसके ऊपर बात करें, बाकी डोमेस्टिक फ्रंट पे मोहसिन नकवी साहब जो PCB चेयरमैन है, उनकी कुछ प्लेयर से मुलाकात हुई, उसके ऊपर बात करें। लेकिन पहले सर ज़रा हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं, और अगेन हमारे पास ब्रेक में टाइम कम है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली अब पाकिस्तानी क्रिकेट जो है, अब वाली सर्जरी जो है वो एग्जैक्टली है क्या। उसके अंदर आप देख लें जो जेसन गिलेस्पी का एक बयान आया आमिर उनके ख़िलाफ़, आकिब जावेद साहब के ख़िलाफ़, आपके जो ग्रेट्स हैं 90s के वो क्या कह रहे हैं, जो स्लाइटली यंगर उनसे लॉट है वो क्या कह रही है। बहुत ही खिचड़ी सी बनी हुई है और मेरा तो अपना ख्याल है कि PCB को भी अब ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि हमने अब यहाँ से रीबिल्ड करना है तो किस चीज़ को रीबिल्ड करना है। देखिए, एक तो सकलैन साहब का जो बयान है ना वो तो बड़ा चाइल्डिश सा है। देखिए वो अब इंडिया जो है ना वो ना तो सिक्योरिटी की रीज़न बताता है कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं आते या क्यों पाकिस्तान से न्यूट्रल ग्राउंड पे भी नहीं खेलते। देखिए उन्होंने तो बायलैटरल, वो तो पाकिस्तान के साथ खेल ही नहीं ना रहे, वो तो ICC इवेंट में खेल लेते हैं, वरना बायलैटरल तो वो खेलते ही नहीं। और हमारी तरफ से तो ये भी ऑफर थी कनाडा में करवा लो। देखिए वो जो है ना अब सिक्योरिटी रीज़न रह गया है ना कोई और है। वो अब सीधा सीधा कहते हैं कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट हो, मतलब सीरीज़ होगी, तो उसमें पैसे ज़्यादा रेज होंगे इंडिया से और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा, तो हमने ये फ़ायदा नहीं पहुंचने देना। और यहाँ पे भी जब वो इस दफ़ा नहीं आए ICC के दौरान भी, तो वो उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान को मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे मौक़ों पे जो सकलैन साहब की ये ऑफ़र है ना कि जी वो पता लग जाएगा कौन सी टीम अच्छी है, वो तो इंडिया जो है वो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे के साथ भी खेलता है सीरीज़। मतलब कोशिश तो उनकी वही होती होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेलें ताकि रेवेन्यू अगेन ज़्यादा जनरेट हो, नॉट बिकॉज दे आर बेटर टीम्स, बिकॉज रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। लेकिन पाकिस्तान के केस में उनका मसला बिल्कुल दूसरा है। अब ऐसे मौके पे ये वाली बात करना ना कि इतने मैचेस की सीरीज़ खेल लो, ऐसे शाइबा पड़ता है कि जैसे सकलैन मुश्ताक साहब जो है ना अपना CV दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जी देखिए मैंने कैसी बातें कर रहा हूँ, तो मुझे आप कोई पोस्ट दे दें, क्योंकि पॉसिबली कोच। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, देखें हम बड़ी दफ़ा कह चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि ये 90s के लेजेंड्स, ये हमने बात शुरू की थी कि 90s के लेजेंड्स बड़े जो है ना इनके मसाइल हैं और ये अब इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि इनके दौर में तो सब कुछ ठीक था, ये तो उसके बाद कुछ हुआ है। इनके दौर में भी यही सब कुछ चल रहा था, बल्कि इनके दौर में सियासत इससे भी ज़्यादा थी। आई एम सो ग्लैड कि ये आपस में ना लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात की निशानी है। ये जो पहले था ना कि जी नहीं सीनियर है उसको रिस्पेक्ट देनी है, भाई क्यों रिस्पेक्ट देनी है, मतलब एक बंदा बात गलत कर रहा है तो आप उसको पॉइंट आउट करो। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। तीसरी चीज़ जो है ना कि मतलब जो बोर्ड क्या सर्जरी होनी चाहिए, टेस्ट और वनडे का एक अलहदा बोर्ड बना दें जिसमें ये सारे लेजेंड्स ने जो करना है वो कर लें, हम तो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। T20 के लिए एक अलहदा होना चाहिए। अभी जिस तरह सलमान अली आगा को पिक किया है, बाबर को ड्रॉप किया, रिजवान को ड्रॉप किया है, इसी तरह एक यंग टीम लेकर जाएं। इस बात से मत घबराएं कि टीम हार जाएगी। भाई हार जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, सब ठीक रहेगा। हमने पहले भी इतना तो हारे। इस पे भी बड़े लोग परेशान हुए कि आपने बाबर रिजवान को ड्रॉप कर दिया, क्या हो गया, उनके साथ क्या कर लिए। बिल्कुल, और वैसे भी हम ज़्यादा हार जाएंगे, कोई बात नहीं। बुनियादी बात यह है कि आपने एक एक्साइटिंग टीम बनानी है। क्यों? क्योंकि T20 में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। ओलंपिक्स शुरू होने लगी है, अब तमाम ममालिक क्रिकेट की एक टीम बनाएंगे, अब तमाम ममालिक अपनी लीग शुरू करेंगे। ये पाकिस्तान के पास आइडियल मौका है, पाकिस्तान के पास कि अपने बच्चे, अपने लड़के लड़कियां एक्सपोर्ट करें टैलेंट। जिस तरह हम IT की तालीम देके उनको अमेरिका भेजते हैं, इसी तरह हम क्रिकेट की तालीम देके उनको अमेरिका क्यों नहीं भेज सकते। सो वो ज़रिए मुबादला कमा के लाएंगे। ये होना चाहिए हमारा लाहे अमल। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम देखें पाकिस्तान जो है ना वो जितनी मर्जी बुरी हो जाए टीम, 6-7वें नंबर से नीचे नहीं आ सकती। आप हार जीत को छोड़ें, आप मैच विनर्स लेके आए, एक्साइटिंग प्लेयर्स लेके आए ताकि उनको बाहर के लोग पिक करें। जहाँ तक आपकी ये बात थी कि जी मोहसिन नकवी साहब डोमेस्टिक के प्लेयर्स से मिले हैं, उन्होंने उनको कहा कि मैं आपके गिले दूर करूँगा। जो टॉप 30 या 40 प्लेयर्स थे उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करेंगे। दैट इज़ फाइन, वेरी गुड, यही होना चाहिए।
एक तो सबसे पहली चीज़, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ये सवाल करना बंद कर दें कि पाकिस्तान की टीम क्यों बुरा खेल रही है या क्यों अच्छा खेल रही है। क्रिकेटिंग क्वेश्चंस बंद कर दें। कोई भी चेयरमैन हो, ये उसका काम ही नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से 2 सवाल होने चाहिए। पहला सवाल, आप जब आए थे तो उससे पहले क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू क्या था और आपके आने के बाद रेवेन्यू बढ़ा है या नहीं बढ़ा, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपके आने के बाद उस रेवेन्यू का ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हुआ है, पैसे नीचे तक कितने जा रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक में कितने लग रहे हैं। सो बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान जो खेल गया लड़का, उसका तो फ्यूचर सेट है। पीएसएल भी, अगर एक लड़का पाकिस्तान नहीं खेला लेकिन पीएसएल के 3 सीजन खेल गया, उसकी भी जिंदगी गुजर जाएगी। सवाल मेरा ये है कि जो लड़का कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलता है, क्या उसकी लाइफ सेट होती है? क्योंकि देखें, बात यह है कि कितना आपका टैलेंट पूल बढ़ जाएगा अगर एक लड़का जब वो आके अपने बाप को कहता है ना कि मुझे क्रिकेट खेलने दें, तो बाप आगे से पूछता है कि यार तुम 24 करोड़ में से 11 में आ जाओगे, इतने तुम फनकार नहीं हो, तुम जाओ बैंक में नौकरी करो। जब वो ये कहेगा ना कि आप 16 का स्क्वाड पाकिस्तान का भी छोड़ें, आप 200 का स्क्वाड पीएसएल का भी छोड़ें, मैं अगर कायदे आज़म भी खेल गया ना तो मेरा लाइफ सिक्योर है, फ्यूचर सिक्योर है। तो वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, 2 साल ट्राई करके देख लो। बिल्कुल सर, एक अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे रांझी होती है इंडिया में, उसकी वो प्लेयर जो खेल जाता है वो आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज होती हैं उस प्लेयर के पास। जो सिर्फ रांझी खेल के रिटायर हो जाता है उसकी भी जिंदगी बेहतरीन रहती है। सर दूसरा इसके अंदर ये देखें कि अब बड़ी तनकीद हो रही है कि जी ये गद्दाफी स्टेडियम में बड़े पैसे खर्चे, कराची स्टेडियम में बड़े पैसे खर्चे, तो क्या मिला? बहुत कुछ मिला। देखिए, इसकी हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग होती है। हमने सक्सेसफुली माशाल्लाह खैर से एक टूर्नामेंट आईसीसी का पाकिस्तान में 96 के बाद यहाँ पे करवाया, सक्सेसफुली करवाया। वो अलग बात है कि यहाँ फाइनल नहीं हो पाया, वो फाइनल होगा, लेकिन एक और मैच है ना, तो जहाँ इतने मैचेस हुए एक और मैच भी करा लेना था, बात नहीं थी। ये एक अच्छी बात है। और अगेन मोहसिन नकवी साहब के विंग के अंदर हुई है, जो भी हुआ उसके अंदर ये भी वीडियोस थी कि जी उसके अंदर जब पानी गिर रहा है, ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। अब वो स्टेडियम का जी अब क्या होगा भाई? पहले क्या होता था जब यहाँ पे क्रिकेट नहीं थी इतने साल, तो अब क्या हो रहा था? स्टेडियम कुछ भी नहीं हो रहा था। आई एम श्योर उसके अंदर काफी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो नेशनल T20 शुरू होने लगा, उसके होंगे मैचेस करें उसके अंदर, या पीएसएल आ रहा है, बहुत सी सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं उसके साथ। बाकी सर कमिंग बैक टू ये डोमेस्टिक वाली बात, जो उसके अंदर जो मुतालबात थे डोमेस्टिक प्लेयर्स के, एक तो ऑब्वियसली ये था न्यूट्रिशन के ऊपर बड़ी बात हुई कि जी हमारी न्यूट्रिशन हमें सही नहीं मिलती। दूसरा एक्सेस टू नेशनल एकेडमीज़, एक तो नेशनल एकेडमी खुद, उसके अलावा बाकी जहाँ वो जिस जगह में बिलोंग करते हैं वहाँ भी एकेडमीज़ होंगी, उन तक रसाई हमें चाहिए ताकि हम जाके वहाँ ट्रेनिंग करें फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने सर जो बयान दिया था वो ज़्यादा जो है ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं। तो सर अगर वो क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं तो इशारा इस तरफ हो रहा है कि शायद उन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दी। उनको किसी ने कहा है कि जी पूल बढ़ाएं तो यहीं पूल क्रिएट होगा, और उन्होंने लफ्ज़ मुस्तकबिल इस्तेमाल कर लिए। तो बाकी जो करंट प्लेयर्स हैं दे विल ऑल्सो हैव टू नाउ कम अप कि जी अगर वो कहेंगे जी कि आप तुम्हारा फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, इनमें नज़र आ रहा है, तो ये सर बात हो सकती है जो कि करंट प्लेयर्स को भी थोड़ी खटकी होगी। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले पाबंदी ख़त्म करें कि ये एनओसी लेना जो इतना मुश्किल है लड़के के लिए बाहर खेलने जाना। अगर किसी को जगह मिल रही है, इतने बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, सबको मौका मिलेगा। इसी तरह के जब बाहर की टीमें बुलाएंगी और यहाँ के स्टार्स जाएंगे तो नीचे वालों को मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड कर सकती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके सामने जिंदा जीती जागती मिसाल न्यूजीलैंड है। वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही है। बुरी टीम तो नहीं है ना, बुरी टीम होती तो फाइनल ना खेलती। कोई एक प्लेयर उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। सर बिल्कुल, बाकी टीमें जो इस वक्त जो मेथड्स उनके चल रहे हैं, हमें भी उनको सीखना चाहिए। यही होती है सर्जरी मेरे ख्याल में, इसको अपनाना चाहिए आगे जाके। ऑब्वियसली सर इस क्रिकेट को मॉनिटर करते रहेंगे, इतनी बड़ी चीज हुई है। बार यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। आपको पता है सर स्मॉग के ऊपर हमने लास्ट वीक भी बात की थी, और हमने हमसाये मुल्क के हवाले से बात की थी कि वहाँ पे जो है वो गाड़ियों की हवाले से क्या कर रहे हैं। तो हमने ये भी सोचा है पाकिस्तान या नेमली ज़्यादा पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर। तो सर 2 ख़बरें हमें जो हैं वो मिली हैं जो दोनों स्मॉग से ताल्लुक़ रखती हैं। एक तो अलबत्ता वो डायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट का मोटिवेशन नहीं है, उस
उसके पीछे जो स्कूल्स की खबर है वो तो हाई कोर्ट की तरफ से है। अलबत्ता जो CM पंजाब है उन्होंने एक प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, जिस पे कहा जा रहा है कि 48,365 एकड़ के ऊपर शजरकारी होगी और 5 मिलियन 50 लाख दरख्त जो है वो लगाया जाएगा। तो ये एरिया भी उन्होंने मेरे ख्याल में डिटर्मन कर लिया है, इसका बजट भी मुख्तस हो चुका है, उसमें से कुछ बजट रिलीज़ भी हो चुका है। तो एक प्लांटेशन ड्राइव जो है होने लगी है। ये बिलियन ट्री नहीं है कि वो नहीं है, ये मिलियन की है, जो कि मेरे ख्याल में एक ज़रा अचीवेबल टारगेट है। बिलियन तो ज़्यादा हो गया था। तो ये अवसर होगा और इसके अंदर पीछे मोटिवेशन जो है वो यही कहा जा रहा है कि स्मॉग जो है उसको काउंटर करने के लिए आज से कुछ इक़दाम लिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है। अलबत्ता इसको लॉन्च करना और इसके ऊपर आपने मतलब कहना कि हम कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अल्लाह करे ये हो जाए और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं पता। सिर्फ लाहौर की हद तक आपको पता है, मैं शो पर कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले 10-15 सालों के अंदर हमने कंसिस्टेंटली ये हाउसिंग सोसाइटीज़ कह लें इनको, या कंस्ट्रक्शन जो कह लें और आपकी कमर्शलाइजेशन कह लें उसको, उसके तहत जो लाहौर का ट्री कवर है वो तकरीबन मेरे का 3 to 4% रह गया, बल्कि उससे भी कम रह गया, विच इज़ वेरी सैड। तो अब ये चीज़ जो है ज़ाहिर है ये तो जगह ख़ास है, ये मतलब ये लाहौर से बाहर ही होगी कोई जगह, बट इसके ऊपर ये ड्राइव शुरू हो रही है। दूसरी खबर सर मैं अभी जिक्र कर देता हूँ कि वो ये जो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स थे प्राइवेट स्कूल्स को कि आप बसेस जो हैं सब ख़रीदें और स्टूडेंट्स और को मोटिवेट करें। एटलीस्ट आधी स्टूडेंट बॉडी हर प्राइवेट स्कूल की बसों पे होनी चाहिए। तो इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है उन्होंने एक हंगामी इजलास जो है सर कॉल कर पे उसके ऊपर ये फैसला किया और जाके हाई कोर्ट में कहा कि जी ये काम बहुत महंगा है, कर पाएंगे जिस स्कूल की फ़ीस ही 20,000 रुपये है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद जो इससे बड़े स्कूल हैं प्राइवेट ही हैं वो ये कर सकते हैं। तो उनके जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा जी कि फिर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं जो आप किस तरह इसको करना चाह रहे हैं मुझे बताएं और फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो हाई कोर्ट बड़ी स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर कि बसें खरीदें। जी आप पहले इस हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हाई कोर्ट जो है वो इतना इंटरेस्ट ले रही है। वो और बात है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था हाई राइजेस को लेकर के उसके ऊपर आप या तो सोलर लगाएं और या फिर आप शजरकारी करें, तो वो उस पर कुछ 2 मेरे ख्याल में नोटिसेज हो चुके हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हाई कोर्ट खुद भी नहीं करवा पा रही। तो ये तो बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है और ये पाकिस्तान में ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा से ऐसे ही होता है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीलें होती हैं कि आपने ही जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि चलें कोई हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। वो और बात है कि मेरा इसमें एक सवाल है और वो ये है कि बहस बड़ी अच्छी है कि जी एक प्राइवेट स्कूल है वो इतने नंबर ऑफ़ बसेस ख़रीदना ही नहीं अफोर्ड करता क्योंकि उसकी तो फ़ीस ही इतनी नहीं है, तो वो क्या करेगा। अब वो जजेस ने कह दिया कि ठीक है आप अदालत आएँ और इसके ऊपर हम बहस करते हैं। लेकिन ये सारी बहस, मेरा एक वैसे ही सवाल है मासूमाना सा, ये सारी बहस पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं सर? वो बिल्स पास कर रहे हैं रिकॉर्ड टाइम में। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ इससे पहले वाले पे आ जाए जो मिलियन ट्री लग रहे हैं। सो उसमें ख़बर के अंदर एक चीज़ है कि जी वो कह रहे हैं कि जिस जगह पर वो लगने हैं, जिस भी मुख्तलिफ इलाकों में लगने हैं, तो लैंड उसके लिए लीज होनी शुरू हो गई है। अच्छा अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, बिल्कुल लेमैन की तरह, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि ये तो सरकार की अपनी ज़मीन पे नहीं लगने चाहिए, या अगर लीज़ शुदा ज़मीन पर लग रहे हैं तो फिर इसका लीज़ ख़त्म होने के बाद क्या प्रोटोकॉल है? क्योंकि मैं एक केस जानता हूँ, मेरे अपने दोस्त की ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लीज़ पर ली आज से बहुत दिहाइयाँ पहले, और उसके बाद वो लीज़ ख़त्म हो गई। जब वो लीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद एक तो ये कि उस दोस्त को मेरे बहुत दुश्वारी हुई कब्ज़ा वापस लेने में, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और उसमें कई साल ऊपर लग गए, और वो जो साल ऊपर लगे फाइनली उसको कब्ज़ा मिल गया। उसको अदालत भी जाना पड़ा और भी चीज़ें हुई। जब उसको कब्ज़ा मिला तो वो जो ऊपर के साल थे उसकी लीज़ भी उन्होंने पे नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कि वो जितना फॉरेस्ट उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था वो सारा वो काट के ले गए। ठीक है। अच्छा, और वो काटा भी इस तरह से कि उसके लॉग्स वो अंदर ही छोड़ गए। सो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ उन लॉग्स को रिमूव कराने में। दूसरी चीज़ ये कि वो जो सारा जंगल था जब वो काट के ले गए, तो मेरा सवाल है कि उन्होंने उसका क्या किया? अगर तो उसका फर्नीचर बना, एक तो ये कि वो मज़ीद इतने साल जो लगे उसको बड़ा करने में, अब वो ज़ाया हो गया है इस लिहाज से कि अब वो मज़ीद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा एयर प्योरीफिकेशन में, क्योंकि अब तो वो कट गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर तो उसका बन गया फर्नीचर तो चले फ़ाइन, किसी के काम ही आ रहा होगा, कोई आपकी थोड़ी रेवेन्यू जनरेट हो गया। अगर खुदा न खास्ता उसका कुछ हिस्सा जला है, जलाने में इस्तेमाल हुआ है,
तो वो तो उसका पूरी जो उसकी ज़िंदगी का मकसद था वही फौत हो गया कि उसने अपनी ज़िंदगी में जितना कार्बन स्टोर किया था अपने अंदर आपने वो वापस फिजा में दे दिया। सो अगेन मेरा सवाल ये है कि अगर ये सरकार अपनी ज़मीन पे नहीं कर रही और लीज शुदा ज़मीन पे कर रही है तो फिर जब लीज ख़त्म होगी तो फिर क्या प्रोटोकॉल है इसका? सर बिल्कुल, ये सारे सवाल जो हैं इनके जवाब होने चाहिए कि क्या है, लेकिन आपको पता है सर कि इस किस्म के जवाब जो हैं उनको ढूंढ निकालना एक बड़ा काम होता है, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में तो बहुत ही काम होता है। आजकल तो सिर्फ ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की हद तक तो मामला कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जी इस चीज़ को हमने बेस्ट इन्फॉर्म कैसे करना है पब्लिक को कि ये हम ज़बरदस्त चीज़ करना जा रहे हैं, उसके पीछे जो उसकी जो होमवर्क है वो भी उसी तरह एडवर्टाइज़ होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो वो बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि हमें पता हो जी कि इसके पीछे ये कि जब लीज़ ख़त्म होगी तो इन दरख्तों के साथ ये होगा, या लीज़ ख़त्म ही नहीं होगी हम इसको रिन्यू करेंगे। रिन्यू करेंगे तो रिन्यू के ऊपर टर्म्स क्या होंगी, उस वक्त के रेट के ऊपर लगेगा क्या होगा, तो ये देखने वाली चीज़ है। जैसे आपने कहा कि इसमें से कुछ जगह एरिया जो है वो होना चाहिए, गवर्नमेंट की अपनी लैंड इतने उनके पास है, वो किस चीज़ के लिए रखी हुई है, वो किस दिन के लिए? स्मॉग से ज़्यादा बड़ी पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसके लिए कोई नेशनल इमरजेंसी और है? एक तो नहीं है, और दूसरी एक और चीज़, अब इसको प्लीज़ ये कहना बंद कर दें कि पंजाब का मसला, उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद इस दफ़ा कुछ दिनों के लिए घेरे में आया जी। अच्छा, और केपी तक ये पहुंची है, केपी तक पहुंची है सर इस दफ़ा। तो पंजाब के भी एरिया जो कि लाहौर होता है कि लाहौर में स्मॉग है, मुल्तान ने रिकॉर्ड हासिल किया था इस दफ़ा मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार पे जो AQI गया था वहाँ पे। सो अब देखें हम भी ये करते हैं, हम भी इसके अंदर मौजूद हैं कि हम अपने शो के तहत तभी बात करते हैं स्मॉग के ऊपर जब स्मॉग जो है आ जाती है। तो हमने भी ये खबरें जो हैं हमने अब इनको छोड़ना नहीं है कि ये सारी बातें होंगी। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें ऐड कर लें जो स्कूल बसों वाला था सारा सिलसिला कि जो हैं अब फीसों के ऊपर भी कोर्ट चले जाते हैं। ये तो उल्टा हुआ ना कि कोर्ट ने कह दिया कि आप हमारे पास हैं और ये बसों वाला करें। ओके, जैसे आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है कि जी कैसे, लेकिन कैसे करवाएंगे? एक प्राइवेट वेंचर है, उसको आप कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो डिग डीप करें अपनी किटी में और लाखों इफ़ नॉट करोड़ों रुपए की बसें जो हैं ले ली, ख़रीद ली? क्या हाई कोर्ट में ये बहस होगी उस दिन कि जी पेरेंट्स का माइंडसेट कौन चेंज करेगा? एक फ़र्ज़ करें ऐसे स्कूल मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी अपनी पूरी फ्लीट है बसों की, उनकी 50% स्टूडेंट बॉडी जो है वो बसों पे नहीं अभी तक आई। वजह क्योंकि स्कूल फिर क्या करेगा जी कि पेरेंट्स को बुलाएगा और कहेगा जी कि आप ये ऑड नंबर बच्चे जिनका स्कूल नंबर है वो बस पे जाएंगे एक साल, इवन वाले जो हैं वो अगले साल जाएंगे। इस किस्म की चीज़ करनी पड़ेगी ना। कोई पेरेंट कहता है जी कि मैं जो हूँ एक स्मॉग टैक्स देने को तैयार हूँ, मेरा बच्चा जो है फिर सिक्योरिटी रीजंस जो है सुबह मेरे साथ स्कूल ड्रॉप होएगा, फिर क्या करेंगे? तो सर ये बातें जो हैं मैं कहना ये चाह रहा हूँ बड़ी अच्छी हैं। ट्रीज़ भी बड़ी अच्छी चीज़ है, स्कूल बसेस भी अच्छी चीज़ है, मसनूई बारिश भी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके पीछे जैसे आपने कहा पार्लियामेंट में क्यों नहीं आर्ग्यूमेंट हो रही जो हम तक पहुंच भी जाती है? ये डिबेट जहाँ हो रही है इनके ऊपर, ये जो हाई कोर्ट की भी प्रोसीडिंग होगी, ये सारी मंजरें यहाँ पे आनी चाहिए ताकि हम बैठ के हम भी एज जर्नलिस्ट इसको डिसाइफर करें और होल्स पोक करें। हम यहाँ खबरनामा देने थोड़ी बैठे हैं, हम तो देखने बैठे हैं कि जी डेटा क्या है। बिल्कुल, और ये हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि दिल्ली में जो उन्होंने 15 साल की पाबंदी लगाई है गाड़ी के ऊपर, अच्छा, और वो उससे कुछ दिन पहले 10 साल वाली ये खबर सर्कुलेट कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई पिछले हफ्ते कि ये 10 है या 15 है। अब जब उसका पता ये लगा है कि उन्होंने पेट्रोल गाड़ी की उम्र जो है वो 15 साल रखी है और डीजल गाड़ी की 10 साल रखी है। सो इस तरह से वो इसमें तफरीक कर रहे हैं। अगेन बात ये है कि ये अच्छा कदम है या बुरा कदम है, इन एनी केस ये दिल्ली तक महदूद है। अब ये जो मसला है ये दिल्ली तक महदूद नहीं है, सो वो इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि इसको उन्होंने नेशन वाइड कैसे करना है। बिल्कुल सर, ये मैं मतलब राफे आलम साहब का बयान इस्तेमाल करूंगा कि स्मॉग जो है वो काबुल टू कैलकटा तक एक मसला है, ये इज्तिमाई तौर पे चीज़ ठीक होगी। ज़ाहिर है इसका ये मतलब नहीं है कि आप काबुल और कलकत्ता का वेट करें और दरमियान में जो आप हैं उसके अंदर आप भी अपनी चीज़ करें। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है, बहुत शुक्रिया देखने का। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।